हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताइवान की एक बेहद खौफनाक और इमोशनल हॉरर मूवी मडबॉर्न के बारे में, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। IMDb पर इसे 6 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग जरूर मिली है, लेकिन इसकी कहानी, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और इमोशनल डेप्थ इसे एक अलग लेवल पर ले जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है ताइवान की एक बड़ी गेमिंग कंपनी ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट से, जहां के 2 टीम मेंबर चैंग और आई एक बेहद रियलिस्टिक हॉरर गेम बनाने के लिए रियल हॉन्टेड लोकेशन को स्कैन कर रहे होते हैं। उनका मकसद है कि एक ऐसा गेम बनाना जिसमें डर सिर्फ नहीं बल्कि महसूस हो, और इसी तलाश में उन्हें मिलता है एक सुनसान रहस्यमय घर, जू फैमिली का घर। एक ऐसा घर जिन्हें सालों से लोग हॉन्टेड मानते आए हैं। चैंग इस मिशन को एक नॉर्मल काम की तरह लेता है, लेकिन आई के मन में पहले से ही डर बैठा हुआ होता है, क्योंकि इस घर के बारे में उसने कई खौफनाक कहानियां सुन रखी थी। कहा जाता है कि इस घर के मालिक किसी अदृश्य ताकत के पोजीशन में आ गए थे, और इसी पागलपन ने उसने पूरे परिवार को बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर खुद की भी जान ले ली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर की मालकिन की लाश कभी मिली ही नहीं थी, और यहीं से इस घर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जैसे ही चैंग और आई इस घर के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सा भारीपन और एक अनदेखा डर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। दीवारों पर लगी पुरानी फैमिली फोटोज, टूटा फूटा सामान और हर तरफ बिखरा हुआ था सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे ये घर अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन तभी जैसे ही आई उस फैमिली मेंबर की फोटो ध्यान से देखता है, वो तस्वीर अपने आप दीवार से गिर जाती है, और उसी पल आई का डर हकीकत में बदलने लगता है। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की स्कैन पूरी होती है, चैंग और आई अगले हिस्से यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बढ़ते हैं, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि असली डर अभी शुरू होने वाला है। और उस फ्लोर पर उन्हें एक क्ले ओवन चैम्बर दिखाई देता है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो इस घर का सबसे ज्यादा हॉन्टेड हिस्सा है। चैंग उस ओवन के पास पहुंचकर जैसे ही अंदर झांकता है, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई थी। अब क्यूरियस होने के चलते वो धीरे धीरे उस ओवन के अंदर चला जाता है, और उसी पल चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आई ये सब देखकर घबरा कर चैंग की मदद करने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि पर्दे के पीछे खड़े होकर कोई उसे लगातार देख रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही चैंग वापस आकर उसे एक छोटा सा क्ले डॉल उसके हाथ में देता है, जो उसे उसी चेंबर के अंदर मिला था। लेकिन आई के उस डॉल को पकड़ते ही उसके पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। डर के मारे डॉल उसके हाथ से गिरते ही उसका एक हिस्सा टूट जाता है। एक अनजाना सा डर महसूस करते ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक भारी लोहे का शेल्फ उसके ऊपर गिर जाता है। आई अब बुरी तरह से घायल हो चुका था, और तभी उसके घाव से बहता खून धीरे धीरे उस टूटे हुए क्ले डॉल में समाने लगता है, और वो डॉल उस खून को सोख रही थी। और इसी के साथ आई पर किसी अनजानी शक्ति का असर शुरू हो जाता है। चैंग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय एक अनदेखी ताकत उसे पीछे से घसीटते हुए उसी क्ले चैम्बर के अंदर ले जाती है, और अंधेरे के भीतर चैंग को मार डाला जाता है। अब कहानी एकदम से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहां हम मिलते हैं सुचान और उनकी पत्नी मुआ से। मुआ 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है, और दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश होते हैं। सुचान एक गेम डिजाइनर होता है, जबकि मुआ पुराने और कीमती सामानों की रेस्टोरेशन का काम करती है। इसी दौरान हम जानते हैं कि सुचान एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, और वो मुआ से कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई हो गया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, और मुआ को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही सुचान को एक बड़ा झटका लगता है। उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका था। ये खबर उसे अंदर तक तोड़ देती है, और तभी हमें पता चलता है कि सुचान भी उसे ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट कंपनी में प्रोग्राम डेवलपर का काम कर रहा होता है, जहां इस हॉन्टेड हाउस गेम की शुरुआत हुई थी। इसी बीच अचानक बॉस आकर बताते हैं कि अगले 30 मिनट में मिस्टर चैंग नए गेम का डेमो देखना चाहते हैं। अब परेशानी ये थी कि पूरे गेम का डाटा और डिटेल सिर्फ आई के पास था। सुचान उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी ऑफिस के कॉरिडोर से आई अंदर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसमें कुछ अजीब सा बदलाव था। उसकी चाल और उसके चेहरे का हावभाव पहले जैसा नहीं लगते थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो काफी डरा हुआ हो। उसके अंदर आते ही सब उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी से गीली मिट्टी और सड़ी हुई तेज बदबू आ रही थी।
बॉस उसकी हालत देखकर प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी सुचान को सौंप देते हैं। सुचान जैसे ही मिस्टर चेंग को गेम के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसी समय आई अचानक घबराकर उस हॉन्टेड हाउस के बारे में चेतावनी देने लगता है और फिर वो कॉरिडोर के पास ही उल्टी करने लगता है। लेकिन स्ट्रेंजली उसी उल्टी में गीली मिट्टी के साथ मिस्टर चेंग की वेडिंग रिंग भी निकलती है। यहाँ एक बात तो साफ थी कि चेंग के साथ कुछ बेहद डरावना हो चुका था। आई की हालत देखने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर चेंग गेम के डिजाइन और कॉन्सेप्ट को लेकर काफी प्रभावित थे और आगे की प्रोसेस के लिए गेम को अप्रूव कर देते हैं। लेकिन आई की हालत देखते हुए बॉस पूरा प्रोजेक्ट अब सुचान को सौंप देते हैं। हालांकि सुचान इस जिम्मेदारी को लेने से पहले अपनी एक शर्त रखता है और इस बार बॉस उसकी शर्त को मान भी लेते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां डर और रहस्य और भी गहराने वाले थे। उसी रात सुचान घर वापस आते ही उसे मुआ की डॉक्टर वाली अपॉइंटमेंट की बात भूलने का एहसास होता है और वो तुरंत उससे माफी मांगने के साथ अब नॉर्मली दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुचान से बात करते वक्त मुआ अपने रेस्टोरेशन का काम छोड़कर अपने बच्चे को ज्यादा समय देने की बात करती है। इस पल में दोनों के बीच एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन इसी उम्मीद के पीछे एक अंधेरा भी धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था, क्योंकि सुचान अनजाने में ही ऑफिस से वही कर्स्ड क्ले अपने घर ले आ चुका होता है और इसी वजह से घर के पूरे माहौल में एक अजीब सा भारीपन और नेगेटिव एनर्जी फैलने लगती है। अगली सुबह ऑफिस में सुचान एक इंटरव्यू क्लिप देख रहा होता है जिसमें फेमस स्कल्पचर ल्यूसेन मिट्टी और मूर्तियों से जुड़ी कुछ गहरी और रहस्यमयी बातें बता रही होती है। इसी दौरान सुचान लाइव कैमरे के जरिए अपनी पत्नी मुआ से बात कर रहा होता है। ये कैमरा उनके घर के हर कोने पर नजर रख रहा था, यानी मान के चलिए कि वो अपने फैमिली को दूर से ही प्रोटेक्ट भी कर रहा था। लेकिन उसी रात सुचान के घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। सन्नाटे के बीच कैमरे में कुछ अजीब सा कैद होता है, मानो कोई अनदेखी मौजूदगी घर के अंदर घूम रही हो। वो परछाई धीरे धीरे मुआ के कमरे की ओर बढ़ती है और अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसी समय मुआ की भी नींद टूट जाती है। उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन की ओर जाती है। लेकिन किचन जाते वक्त उसकी नजर उसी टूटी हुई क्ले डॉल पर पड़ती है जिसे सुचान घर लेकर आया था। मुआ जैसे ही उसे टच करती है, क्ले डॉल की टूटी हुई शेप से उसकी उंगली कट जाती है। उसका खून उस मिट्टी को छूते ही वो मिट्टी खुद ब खुद उस खून को सोखने लगती है और उसी पल मुआ के अंदर क्ले डॉल के अंदर ही ताकत प्रवेश करने लगती है और वो धीरे धीरे उस श्रापित शक्ति के कब्जे में आ जाती है। अगली सुबह मुआ का बिहेवियर बदला हुआ था। मुआ पोर्क लिवर से बने डिश तैयार की थी, जबकि उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी उस समय वो बड़े आराम से उसे बनाती और खाने भी लगती है। लेकिन जैसे ही सुचान उस डिश के टेस्ट के बारे में कुछ कहता है, अचानक मुआ अपने होश में आती है और अगले ही पल वो उल्टी कर देती है और तभी हमें किचन में एक ताजा लिवर दिखाया जाता है। लेकिन ये साफ नहीं किया जाता है कि किसी जानवर का है या और कुछ। यहीं से रहस्य इस सीन को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होती है जहां सुचान मिस लुई के साथ उनके आर्ट म्यूजियम में मिलते हुए हमें दिखाया गया है। मिस लुई जो असल में ल्यूसेन की छोटी बहन होती है और हम देखते हैं कि म्यूजियम में ल्यूसेन की बनाई गई कई क्ले मॉडल रखी हुई थी। अब सुचान को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए परमिशन चाहिए होती है और दूसरी तरफ मिस लुई अपने बहन की मौत का सच जानने की उम्मीद में उस प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे देती है। उसे लगता था कि शायद इस नए टेक्नोलॉजी के जरिए उसे अपनी बहन की मौत का सच पता चल सकता था। अब मिस लुई से परमिशन मिलने के बाद सुचान खुद वीआर के जरिए गेम टेस्ट करता है। वो वर्चुअल दुनिया में जाते ही माहौल बेहद क्रिपी हो जाती है। उसे पता चलता है कि गेम में ल्यूसिन का चेहरा भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे वो तुरंत हटाने के लिए टीम को कहता है। लेकिन उसी बीच गेम में एक अजीब सी ग्लिच थी जिसे टीम काफी कोशिश करने के बाद भी रिमूव करने में असफल रहती है और यही ग्लिच आगे चलकर सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। इसी दौरान मुआ भी अपने काम पर लगी हुई होती है, लेकिन माहौल पीछे से कुछ गलत चल रहा होता है। उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने के साथ कमरे का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और हैरानी की बात यह थी कि पुराने वाले क्ले अपने स्थान से गायब थी और वो कर्स्ड क्ले डॉल मुआ के पास रेस्टोरेशन के लिए मौजूद था।
अब वो डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। एक अजीब एहसास के साथ वो खुद को आईने के सामने खड़ी पाती है और एक क्रीपी स्माइल के साथ वो खुद को देखती है। मोवा अब पूरी तरह अपना नियंत्रण खो देती है। वो अपने सीने पर कट लगाकर बहता हुआ खून उस क्ले डॉल पर गिराने लगती है। क्ले डॉल उस खून को तेजी से सूखकर और भी शक्तिशाली बनने लगता है। पोजीशन की हालत में मुआ मिट्टी पर अपना खून देते हुए टूटे हुए हिस्से को जोड़ने लगती है और जब वो क्ले डॉल पूरी तरह ठीक हो जाती है तो मुआ उस पर बने एम्यूलेट के सिंबल को मिटाने लगती है। अब उसी रात सुचान घर लौटता है। उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। घर बिखरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो क्ले डॉल को देखता है जो पूरी तरह ठीक हो चुका था, और ये उसके लिए सामान्य बात थी क्योंकि मुआ इस काम को करने में एक्सपर्ट थे और उसे ये भी पता था कि ये काम उसी ने किया था, लेकिन किस कीमत पर किया गया था ये तो उसे पता ही नहीं था। रात में जब सुचान मुआ से बात करने की कोशिश करता है तो उसका व्यवहार बदला हुआ और चिड़चिड़ा नजर आता है। अचानक उसके वोम पर तेज इचिंग होने लगती है। अब वो इरिटेशन इतनी तेज होती है कि उसकी त्वचा पर गहरे नाखूनों के निशान पड़ जाते हैं। ये देखकर सुचान अंदर से घबरा जाता है। वो सोच रहा था कि शायद प्रेगनेंसी के दौरान ये होने वाला मूड स्विंग का असर है। अगली सुबह वो ऑफिस में इंटरनेट पर प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ बातें ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका बॉस उसे समझाता है कि अब उसे 2 लोगों का ख्याल रखना होगा। बॉस उसे पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं और उसे टेम्पल से लाए गए एम्यूलेट देते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए था। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस अंधेरे से वो बचना चाहता था वो पहले ही उसके घर में प्रवेश कर चुका था। अब काम पर लौटकर सुचान हॉन्टेड हाउस की फुटेज देखने लगता है। तभी उसे एक अहम बात नजर आती है। क्ले डॉल के पीछे बने हुए सिंबल्स जो पहले टूटे हुए हिस्से पर थे, वही सिंबल घर पे रखे डॉल पर अब पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। उसी समय आई का कॉल आता है। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई होती है। वो बार बार उस क्ले डॉल को वापस करने की बात करते हुए एक टाओइस्ट प्रीस्ट से मिलने की सलाह देता है, लेकिन ये पूरी बातचीत मुआ चुपचाप सुन रही होती थी। लेकिन सिर्फ सुन नहीं रही होती है बल्कि उस पर कंट्रोल भी कर रही होती है और वो दोनों की बात पूरी होने ही नहीं देती। सच्चाई जानने के लिए सुचान आई के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर और भी खौफनाक मंजर देखता है। आई अपने हाथों से अपनी आंखों पर स्टिचेस लगा रहा होता है। अब मुआ एक डॉल को ब्लड बाइंडिंग के जरिए आई के शरीर को भी कंट्रोल कर रही होती है और देखते ही देखते वो उसके हाथ पैर बेरहमी से तोड़ देती है। आई दर्द में तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसों में सुचान को प्रिस्ट से मदद लेने को कहता है और अगले ही पल मुआ उसे दर्दनाक मौत दे देती है। इस खौफनाक घटनाओं के बाद सुचान सीधे घर पहुंचता है और बिना समय गंवाए सबसे पहले उस कमरे की ओर जाता है जहां वो क्ले डॉल रखा हुआ था। जैसे ही वो ध्यान से उस क्ले डॉल को देखता है उसकी रूह कांप जाती है। वो क्ले पूरी तरह से रिस्टोर होकर नया बन चुका होता है। उसके पीछे बने सभी सिंबल्स अब गायब हो चुके होते हैं और रंग भी बदल चुका होता है। उसी समय पास पड़ा हुआ डॉल अपने आप आवाज कर रहा होता है और ये वही डॉल था जो प्रैक्टिस के लिए सुचान यूज कर रहा था। सुचान उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जमीन पर पड़े एक पिन से उसकी उंगली पर कट लगती है जिससे खून निकलने लगता है और फिर वही खून नीचे पड़े क्ले के एक हिस्से में समाने लगता है। और तभी दरवाजे के बाहर खड़ी मुआ अचानक जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। उसी वक्त वही अंधेरी शक्ति सुचान को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके बॉस द्वारा दिया गया एम्यूलेट अचानक सक्रिय हो जाता है और वो बुरी शक्ति को वहीं रोक लेता है। काफी मुश्किल से खुद को संभालते हुए सुचान उस क्ले को घर से बाहर लेकर जाता है, लेकिन तभी मुआ उससे वो क्ले छीन लेती है जैसे वो उसी की हो चुकी हो। इस डरावने हादसे के बाद सुचान सीधे स्वानजंग टेम्पल पहुंचता है। वहां वो मास्टर ली नाम के आध्यात्मिक गुरु से मिलते हुए वो उन्हें पूरी घटना और उस क्ले पर बने सिंबल के बारे में बताते हैं। मास्टर ली उन सिंबल को देखकर खुद भी हैरान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई साधारण टैलिस्मैन नहीं बल्कि कुछ काफी अलग और खतरनाक चीज है जिसकी जानकारी उनके पास भी पूरी तरह मौजूद नहीं थी। सारी बातें सुनने के बाद मास्टर ली आसेंग का नाम लेते हैं जो टैलिस्मैन का एक हाई लेवल प्रीस्ट था। वो कहते हैं कि वही इस समस्या को समझने और इस बुरी शक्ति से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके बाद सुचान आसेंग को ढूंढते हुए एक टैलिस्मैन सेमिनार में पहुंचता है जहां आसेंग मौजूद था। आसेंग कॉलेज में एक टैलिस्मैन के पार्ट टाइम लेक्चरर थे और उनके पास आध्यात्मिक शक्तियों और आत्माओं से जुड़ी ऊर्जाओं को समझने और उनसे निपटने का खास क्षमता थी।
अब सुचान आसेंग से मिलकर अपनी पूरी स्थिति समझाता है। शुरुआत में आसेंग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें ये सब एक सामान्य परेशानी या फिर वहम जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही सुचान उन्हें उस क्ले की फोटो दिखाता है, खास तौर पर उस पर बने टेलिस्मैन के चिन्ह पर, तो आसेंग अचानक चौंक जाते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई साधारण टेलिस्मैन नहीं, बल्कि ये एक बाइंडिंग टेलिस्मैन थी। उसके बाद आसेंग सुचान को एक बेहद खौफनाक सच्चाई बताते हैं। कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली और खतरनाक होती है कि ना उन्हें पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है और ना ही आसानी से भगाया जा सकता है। ऐसी आत्माओं को रोकने का एक ही तरीका होता था, उन्हें किसी वेसल के अंदर कैद करना। और ये भी एक काफी महत्वपूर्ण बात होती थी कि वो वेसल जितना ही ज्यादा इंसानी जैसा होता है, उतना ही आत्मा के लिए उसमें प्रवेश करना आसान हो जाता है। आसेंग उस फोटो को देखते हुए आगे बताते हैं कि उस टेलिस्मान का एक हिस्सा मिसिंग है और जब तक वो हिस्सा नहीं मिलता तब तक उस आत्मा को पूरी तरह रोकना संभव नहीं था। और उस मिसिंग पार्ट के बारे में सच जानने का एक ही तरीका था, सुचान के घर जाकर उस क्ले और वहां की एनर्जी को करीब से महसूस करना। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। इस रहस्य की गहराई तक पहुंचने के लिए सुचान आसेंग को अपने घर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही मोआ को उनके आने का एहसास होता है, उनका व्यवहार अचानक खतरनाक हो जाता है। वो पूरी तरह पॉजेस्ड होकर गुस्से में आसेंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन आसेंग पहले से ही तैयार था। उसने फर्श पर मंत्रों से अभिमंत्रित नमक बिछा रखा था और जैसे ही मोआ उस पर कदम रखती वो तड़पने लगती है। अब आसेंग अपने तलिस्मान की मदद लेते हुए मोआ के बॉडी से उस बुरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटिटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तभी आसेंग को सुचान की एक बात याद आती है। जब उसने क्ले डॉल को छुआ था तब उसे भी पॉजेस्ड होने जैसा फील हुआ था। यहीं से आसेंग को एक तरीका समझ आता है। तब आसेंग उसी क्ले डॉल का इस्तेमाल करते हुए उसमें खून अर्पित करने लगते हैं और फिर एक शक्तिशाली मंत्र के जरिए मोआ के शरीर से उस आत्मा को निकालकर उसे वापस उसी क्ले डॉल में सील कर देते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो बाइंडिंग टेलिस्मान को भी पूरी तरह नष्ट कर देती है। यानी अब वो किसी भी बंधन में रहने के लिए तैयार नहीं था। स्थिति को संभालते हुए आसेंग अपनी खास तालिस्मान शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और मोआ की आंखों और शरीर को बांधते हुए उसे फिलहाल के लिए शांत कर देते हैं। अब सिचुएशन काफी डरावनी हो चुकी थी। क्ले डॉल के इस घर में आने से जुड़ी सारी बातें सुनने के बाद आसेंग एक बेहद डरावनी सच्चाई बताते हैं। मोआ के पास सिर्फ एक दिन बचा था। अगर 7 दिन पूरे हो गए तो वो आत्मा पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी और फिर उसे बचाना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अब उस आत्मा को एक परफेक्ट वेसल मिल चुका था। लेकिन आसेंग को एक बात परेशान कर रही थी कि वह आत्मा किसी ऐसे इंसान के काफी करीब पहुंच चुकी है जो जानता था कि वो क्ले डॉल से कैसे तलिस्मान को हटाया जाता है। यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जिसने जानबूझकर उस आत्मा को आजाद किया था। अब एक बात साफ थी, मोआ को जानबूझकर चुना गया था उसे एक परफेक्ट वेसल बनाने के लिए। अब इस डरावनी सच्चाई तक पहुंचने के लिए सुचान और आसेंग उस डॉल को लेकर मिस लियू के पास पहुंचते हैं और पूरी घटना उन्हें बताते हैं। अब उस डॉल और ल्यूसिन की मौत का सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, एक खतरनाक तालिस्मैनिक रिचुअल जिसके जरिए अतीत में झांका जा सकता है। और इसके लिए उनके फैमिली ब्लड लाइन का कोई व्यक्ति चाहिए था, जो अब सिर्फ मिस लियू ही थी। आसेंग इस रिचुअल की तैयारी करते हैं और मिस लुई की आंखों पर एक खास तलिस्मान बांधते हैं और मंत्रों के जरिए उसकी आत्मा को अतीत में भेज दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी, जैसे ही स्पिरिचुअल इंसेंस स्टिक खत्म होगा उसे तुरंत वापस लाना होगा, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाएगी। इसीलिए समय से पहले ही उसे सारी सच्चाई जाननी होगी। अब रिचुअल की मदद से मिस लुई अतीत में पहुंचती है। वो अपने बहन ल्यूसिन को भी देखती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस समय ल्यूसिन भी प्रेग्नेंट थी। वो एक जगह से मिट्टी इकट्ठा कर रही होती है जिससे वो क्ले स्कल्पचर बनाने वाली थी। लेकिन तभी उसके साथ एक भयानक हादसा हो जाता है। ल्यूसिन को उसी सुनसान अकेली जगह पर मिसकैरेज हो जाता है। अपने इस गहरे दुख और टूटे हुए मन में ल्यूसिन एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपने मरे हुए भ्रूण यानी डेड फिटस को उसे मिट्टी में मिलाकर एक क्ले डॉल बनाती है और उसे आग में जलाकर एक परफेक्ट शेप देती है।
और ये कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, वो मिट्टी ग्रेवयार्ड से लाई गई थी, जिसे आग में जलाते ही मानो कई आत्माएं उस क्ले में समा गई थी। यहीं से जन्म होती है उस कर्स्ड डॉल का, एक ऐसा वेसल जिसमें सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि दर्द और अधूरी आत्माएं कैद थी। और यही था पूरी भयावह कहानी का असली आरंभ। जब ल्यूसिन ने उस मिट्टी में असली खून और मांस मिला दिया तो उसमें मौजूद सारी आत्माएं मिलकर एक भयानक इविल में बदल गई, और फिर उसी आत्मा ने ल्यूसिन को ही अपने कब्जे में ले लिया और उसके ही हाथों पूरे परिवार की हत्या करवा दी। यानी सच्चाई ये थी कि ल्यूसिन का पति निर्दोष था। असल में ल्यूसिन ने ही पॉजेस्ड होकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जब उसे होश आता है तो वो अपने किए का अंजाम देखती है और पूरी तरह टूट जाती है। पछतावे और डर के बीच वो उस क्ले डॉल के ऊपर एक पावरफुल बाइंडिंग टेलिस्मन बनाती है ताकि वो इविल कभी आजाद ना हो सके, और फिर वो खुद को ही उस डॉल के साथ ओवन में कैद कर लेती है और जिंदा ही खुद को दफन कर देती है। यही कारण था कि आज तक किसी को भी ल्यूसिन की बॉडी कभी नहीं मिली थी। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, मोवा को बचाने के लिए सुचान और आसेंग ल्यूसिन के घर की तरफ निकलते हैं। उनका मकसद साफ था, ल्यूसिन के असली शरीर को ढूंढना और उसी के शरीर में उस आत्मा को दोबारा कैद करना ताकि मोवा बच सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो एंटिटी लगातार मोवा का खून पीते रहेगी और धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर बनती जाएगी। अब जब वो उस हॉन्टेड घर के पास पहुंचते हैं तो आसेंग एक अहम चेतावनी देता है। अगर सुचान घर के अंदर गया तो वो भी उस आत्मा के कब्जे में आ जाएगा, इसलिए वो उसे कार में रहने और अपने पत्नी मोवा पर नजर रखने के बाद कहता है। लेकिन असली समस्या ये होती है कि उस घर का स्ट्रक्चर बेहद जटिल था। तभी सुचान वीआर के इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वह घर का हर हिस्सा को देख सके, क्योंकि उसकी कंपनी पहले ही इस घर को स्कैन करके उसका पूरा डाटा वीआर में बदल चुकी थी और उसकी पूरी जानकारी भी सुचान के पास ही थी। अब सुचान उसे वीआर सिस्टम के जरिए घर के हर कोने को देख सकता था, बिना अंदर गए, बिना खतरे में पड़े, और इसी तकनीक की मदद से वो आसेंग को भी गाइड कर सकता था ताकि वह सही रास्ते से आगे बढ़ सके और सही समय पर रिचुअल भी पूरा किया जा सके। अब एक तरफ आसेंग घर के अंदर जाते हुए ल्यूसिन की असली बॉडी ढूंढने को निकल पड़ता है और दूसरी तरफ सुचान वीआर की मदद से कर्स्ड क्ले के मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए। जैसे ही आसेंग घर के अंदर प्रवेश करता है, वहां मौजूद स्पिरिचुअल इन्फ्यूज्ड क्ले उस पर हमला कर देती है, लेकिन आसेंग अपनी आध्यात्मिक शक्ति और तलिस्मान की मदद से उन्हें किसी तरह काबू कर लेता है और आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सुचान काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे कर्स्ड क्ले का मिसिंग पीस मिल जाता है, और तभी जब वो ओवन रूम को ध्यान से देखता है उसे वही ग्लिच वाला सीन नजर आता है जो पहले गेम में दिखाया गया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आती है कि वो कोई ग्लिच नहीं थी बल्कि ल्यूसिन की घोस्ट थी। वही घोस्ट जो क्ले के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से गुस्से में आ गई थी और उसी ने चांग को उसी चेंबर में खींचकर मार डाला था, क्योंकि जैसे ही क्ले टूटा था उसकी बाइंडिंग तलिस्मन कमजोर हो गई थी और यही वजह से वह आत्मा भी आजाद हो गई थी। अब जैसे ही सुचान आसेंग को मिसिंग पीस मिलने की जानकारी देता है, उसी वक्त मोवा अचानक होश में आती है और सीधे उस घर की ओर निकलती है। अपने पत्नी को कार में ना देखकर सुचान भी बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर चला जाता है, जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आसेंग को आखिरकार ल्यूसिन की बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन कर्स्ड पावर की वजह से आसेंग भी कमजोर पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, ओवन चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर आग लग रही थी। अब ये स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही थी। ठीक उसी समय सुचान वहां पहुंचकर आसेंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पॉजेस्ट मोवा अचानक सुचान पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो रहे थे। तभी आसेंग सुचान को उस टेलिस्मन का इस्तेमाल करने के लिए कहता है जो आसेंग ने सुचान को घर के एंट्री से पहले दिया था। जैसे ही वो टेलिस्मन एक्टिवेट हो जाता है, आसेंग किसी तरह से उस आग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन तलिस्मन के असर से मोवा अब काफी कमजोर हो चुकी होती है। उसका शरीर जैसे एक भयानक ताकत से लड़ते लड़ते अब थक गया था और तभी उसे सहारा देने के लिए सुचान आगे बढ़ता है। उस वक्त समय काफी कम था, इसलिए वो तुरंत आसेंग को उस मिसिंग सिंबल का पूरा स्ट्रक्चर दे देता है। आसेंग बिना देर किए उस सिंबल को कागज पर बनाना शुरू करता है। अब वो क्ले डॉल में अपने खून की एक ड्रॉप डालते हैं ताकि रिचुअल एक्टिवेट हो सके। अब वो पूरी ताकत के साथ मोवा के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। माहौल बेहद खतरनाक और अस्थिर हो जाता है।
मुआ अब दर्द से चीखने लगती है और उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। धीरे धीरे वो डार्क एनर्जी उसके बॉडी से अलग होने लगती है। आसेंग तुरंत उस आत्मा को ल्यूशन की बॉडी में बाइंड करके सील करने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसका असली वेसल था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा झटका मिलता है। ल्यूशन का शरीर पहले ही मृत था और एक मृत शरीर उस ताकत को कैद करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसी पल एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। वो आत्मा मुआ को सिर्फ अपने कब्जे में लेना नहीं चाहती थी, उसका असली मकसद था मुआ के गर्भ में पल रहे बच्चे के जरिए दोबारा जन्म लेना। यानी ये सिर्फ पोजेशन नहीं बल्कि रीबर्थ की तैयारी थी। दूसरी तरफ वो एंटिटी मुआ का खून पीते पीते अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती है। ये सब देखकर आसेंग समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वो आत्मा पूरी तरह इस दुनिया में वापस आ जाएगी। इसलिए वो आखिरी कोशिश के तौर पर बच्चे को ही सील करने को सोचता है ताकि मुआ को बचाया जा सके। लेकिन तभी सुचान एक फैसला लेता है। वो समझ जाता है कि इस आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, उसे एक जिंदा और मजबूत वेसल में कैद करना। वो अपने खून के जरिए एक ब्लड बाइंडिंग रिचुअल करता है और खुद को ही उस इविल के हवाले कर देता है। धीरे धीरे वो अंधेरी शक्ति उसके अंदर समाने लगती है और इसी तरह सुचान अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की ही बलिदान दे देता है। अब जैसे ही सुचान पूरी तरह उस इविल के कब्जे में आता है, माहौल एकदम से बदल जाता है। वो धीरे धीरे मुआ की तरफ बढ़ने लगता है। उसका इरादा साफ होता है कि मुआ को खत्म करना, ताकि वो आत्मा बिना किसी रुकावट के उसके बच्चे के जरिए इस दुनिया में दोबारा जन्म ले सके। लेकिन ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब सुचान के अंदर इंसानियत आखिरी बार जाग जाती है और इसी संघर्ष में वो अपनी एक आंख खुद फोड़ लेता है। ये सिर्फ खुद को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस इविल के नियंत्रण को तोड़ने का आखिरी तरीका था। जैसे ही वो ऐसा करता है, कुछ पलों के लिए उस आत्मा का कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए आसेंग तुरंत मंत्र और ब्लड बाइंडिंग रिचुअल का सहारा लेकर सुचान के शरीर को ही एक जिंदा वेसल बना देता है। धीरे धीरे वो खतरनाक आत्मा उसी के अंदर कैद होने लगती है। इस बार वो किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि एक जीवित इंसान के अंदर बंद हो रही होती है। इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान मुआ बेबस होकर सब कुछ देख रही होती थी। उसकी हालत कमजोर थी। वो समझ जाती है कि सुचान क्या कर रहा है। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया था। आत्मा सील हो जाती है और सुचान हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस बलिदान का एक अर्थ था, मुआ और उसका बच्चा अब सुरक्षित थे। कहानी यही खत्म होती हुई लगती है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आसेंग ने एक काफी बड़ा खतरा टाल दिया था, लेकिन अब उसके सामने और भी गहरे और खतरनाक रहस्य खड़े थे। स्टीलिंग सोल, बोरोइंग लाइफ और रेजरेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट जो इस दुनिया को और भी ज्यादा अंधेरा और जटिल बना सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब हम मिस लुई को देखते हैं। वो अपने म्यूजियम में उसी कर्स किले को संभाल कर रखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, कुछ ऐसा जो एक खतरनाक इरादे की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बहन लुइसिन को वापस लाने का योजना बना रही हो। ये शक और भी गहरा हो जाता है जब हमें याद आता है कि उसके म्यूजियम में पहले से ही कई ऐसे वेसल मौजूद थे जिन्हें तालिस्मान के जरिए सील करके रखा गया था, और जब वो पास्ट में गई थी तो शायद वो भी उस डार्क एनर्जी के संपर्क में आ चुके थे, क्योंकि उस वक्त उसकी बड़ी बहन ने उसकी मौजूदगी साफ साफ महसूस की थी। और फिर जब रेजरेक्शन तालिस्मान की झलक दिखाई जाती है तो हमें सुचान भी नजर आता है। यानी वो अभी जिंदा है और फिलहाल कोमे पे है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह एक डार्क बाइंडिंग सोल के नियंत्रण में है। इसका मतलब साफ है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि आने वाले खतरे का एक हिस्सा बन चुकी है। खैर, नेक्स्ट सीन में कुछ समय बाद मुआ अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ दिखाई जाती है। अब वो दोनों ठीक है, लेकिन मुआ के अंदर वो दर्द और यादें पूरी तरह से जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि ड्रीमलैंड कंपनी की तरफ से एक पार्सल आता है जिसमें वीआर के जरिए सुचान की झलक दिखाई जाती है। मुआ उसे देखकर भावुक हो गई थी। अब वो जानते थे कि सुचान अब पहले जैसा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को एक काफी मासूम और प्यारी चीज सिखाती है, पापा कहना। तो दोस्तों, यही थी मडबॉर्न मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और इसका ब्रेकडाउन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कहानियां ला सकूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।